नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना कंपटीशन यूट्यूब चैनल में। और देखिए दोस्तों, आज आपकी डिमांड के ऊपर हमने एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित या बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चे और बचपन वीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर हमने 4-5 क्वेश्चंस आपको निकाल कर बताए हैं। उनमें से आपको एक दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस जो होगा लगभग 6 नंबर का होगा। हमने यहाँ पर निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों की बात की है। यहाँ पर हमने कुल टोटल 6-7 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं और आप उनको पढ़ के जाएं। आपको लगभग 8-10 नंबर का मैटर बिल्कुल 100%ली एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलेगा। और बच्चे मांग कर रहे थे कि सर एरिक्सन के सिद्धांत के जो भी थी ना भूमिकाएँ थी उनके बारे में आप बताइए। तो देखिए, मैंने आपको इस आवश्यकता को पूरा कर दिया है और उसके अतिरिक्त भी आपको 4-5 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आप ध्यान से देखेंगे, व्यक्तित्व से क्या आशय है। तो देखिए, क्वेश्चन से 2018 और 17 में बार बार पूछा गया है, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व के संबंध में आत्म प्रत्यय को समझाइए। ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे बना करके पूछता है और ये लगातार 16, 17, 18 में लगातार 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है हम आपको बताने जा रहे हैं। व्यक्तित्व शब्द है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है बेस बदलने से होगा। पर वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के रूप, गुण, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का संगठन है और वह व्यक्ति और पर्यावरण में परस्पर अंतक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर उसका एक विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण भी होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आत्म प्रत्यय की। तो आत्म प्रत्यय के बारे में भी कुछ बताया गया है कि व्यक्ति की स्वयं की प्रतिधारणा, यानी कि अपने बारे में गुण है, योग्यता है, व्यवहार है, अभिवृत्ति है आदि के संबंध में जो भी मत स्वयं रखता है वो आत्म प्रत्यय कहलाता है। यानी अपने बारे में सोचना, अपने बारे में कुछ जानना और पहचानना ही आत्म प्रत्यय कहलाता है। आत्म प्रत्यय है वो व्यापक रूप से व्यक्ति के आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिबिंब और आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यता एवं व्यवहार और कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती थी, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर उसके अनुभवों और सीखने का दायरा बढ़ने लगता है। वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर अपनी छवि स्वयं निर्मित करने लगता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बात की आत्म प्रत्यय के बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा जो बहुत ही अच्छा है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार से प्रकट होता है। या फिर आपसे पूछ सकता है वो सीधा कि व्यक्ति का जो व्यक्ति प्रतिरक्षीकरण है और आत्म प्रत्यक्षीकरण है, वो आत्म प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखना आपको कि जो व्यक्तित्व है वो 2 प्रकार का होगा, प्रत्यक्षीकरण और आत्म प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम आत्म प्रत्यय भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के बारे में विशेष गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट, अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है और यही व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, यानी कि दूसरे के बारे में अपनी जानकारी रखना। उसके बाद में दूसरा है हमारा आत्म प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम आत्म प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको परिभाषा बताई कि व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा क्या है, वह अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में अपनी क्या धारणा या क्या मत रखता है, उसे आत्म प्रत्यय कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया है, शिक्षक के लिए बच्चों में नैतिक विकास की प्रक्रिया को समझना क्यों आवश्यक है, और ये भी 2016 में आया हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर है विकास के दौर से गुजरते हुए बच्चों को अपने शिक्षकों का स्नेह, उनकी सीख बच्चों के जीवन में नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। इस कार्य में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के व्यवहार में उभरने वाले नकारात्मक संवेगों को समझते हुए शिक्षक उन संवेगों का मार्ग चिंतनीकरण करते हैं। बच्चों को अपनत्व के साथ उनके विचार सुनने और रखने की स्वतंत्रता दी जाए। तत्पश्चात युक्ति प्रयोग एवं कक्षा कक्ष के बाहर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही बच्चों के स्वप्रत्यय के निर्धारण में सहायता प्रदान करें। नैतिक विकास की सही समझ बनाने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन कर बच्चों के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में अपना योगदान देना चाहिए।
इसलिए शिक्षक के लिए बच्चों में नैतिक विकास की प्रक्रिया को समझना अति आवश्यक होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद में बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? केवल उनके नाम ही लिखना है, आपको विश्लेषण नहीं करना। तो देखिए, बालकों में आत्म प्रत्यय का विकास अनेक कारणों पर निर्भर करता है। इन्हीं कारकों के प्रभावों के परिणामस्वरूप बालकों में आत्म प्रत्यय का विकास होता है और इसके कुछ कारक महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जैसे पहला है परिपक्वता, दूसरा है बौद्धिक योग्यता, जैसे बुद्धि है, तर्क है, कल्पना है, स्मृति, चिंतन आदि। तीसरा है सीखने के अवसर। नंबर चौथा है बालकों के परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर। नंबर पाँचवा है अनुभव, विशेष रूप से मूर्त अनुभव होना चाहिए। और छठवां है लिंग और आयु बढ़ने के साथ साथ यह कारक आत्म प्रत्यय निर्माण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। और सातवां है सूचना प्रतिपूर्ति। और आठवां है समायोजन। नौवां है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण आदि। तो ये हमारे कारक हैं जो आत्म प्रत्यय को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों में आत्म प्रत्यय का विकास किस आधार पर होता है या किस प्रकार से होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आत्म प्रत्यय की अवस्था है वहाँ से क्वेश्चंस आपको इस साल 100% आपको मिलेगा कि बच्चों में आत्म प्रत्यय का विकास। पहले तो आपको ये समझना है कि वातावरण से बच्चा अंतःक्रिया करता है और उससे जो भी कुछ सीखता है वह उसका अनुभव करता है। जहाँ उसका लालन पालन होता है उसके आधार पर अपने बारे में धारणा बनाता है। बचपन में बच्चे की स्वयं के प्रति अवधारणा स्वनिर्मित नहीं होकर के वह दूसरे सदस्यों के द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन उसकी परिपक्वता के बढ़ने पर उसके अनुभव और सीखने का दायरा बढ़ने लगता है। वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर अपनी छवि स्वयं निर्मित करता है। स्वयं को समझने की यह प्रक्रिया होती है विभिन्न अवस्थाओं से अलग अलग तरह से होती है। और जिसमें पहली अवस्था है दोस्तों वो है हमारी शेष अवस्था, जिसमें बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है कि शिशु के जन्म से लेकर के 6 माह में जो शिशु को स्वयं का बोध आंतरिक रूप से होता है, वह भूख, गीलेपन, नींद आदि का अनुभव करने लगता है। शिशु को स्वयं का बोध सामाजिक रूप में तब होता है जब वह खुद को दूसरे से भिन्न इकाई समझने लगता है। जैसे यदि कोई शिशु को देखकर मुस्कुराता है तो वह शिशु भी वही संवेग प्रदर्शित करता है, यानी बच्चा भी दूसरे व्यक्ति को देखकर के मुस्कुराने लगेगा। वो उसका आंतरिक भाव होता है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी अवस्था हमें बता रहे हैं वो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे और दूसरों के साथ में क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया के आधार पर स्वयं के बारे में धारणा बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने बारे में स्पष्ट तौर पर केवल बाहरी विशेषताओं के आधार पर ही धारणा बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्राय अंतर नहीं कर पाते कि उनमें वाकई क्या क्षमता है और वे क्या चाहते हैं। वे अन्य बच्चों से बहुत अधिक तुलना भी नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक का कहना है, यानी उनका मानना है कि वातावरण के साथ कई अंतःक्रिया बच्चों को स्वयं की समझ बनाने में सहायक होती है और बच्चे स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद में तीसरी अवस्था हमारी बाल्यावस्था। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे होते हैं अपने आप को कुछ विशेष गुणों के साथ प्रदर्शित करने लगते हैं, आंतरिक रूप से भी अभिव्यक्त करते हैं। जैसे उनको कौन से रंग के कपड़े पसंद होते हैं, वो कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं आदि। इस उम्र के बच्चे होते हैं वो अपने बारे में पसंद और नापसंद का फैसला करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं के बीच में फ़र्क करने लगते हैं। वास्तविकता क्या है, आदर्शता क्या है, इस चीज़ का भी बच्चे पता लगा लेते हैं। साथ साथ ही अपनी योग्यताओं की तुलना दूसरों के साथ में करने लगते हैं। दूसरों के अवगुणों को पहचान कर स्वयं को उससे हटकर देखना पसंद करते हैं। और नंबर 4 अवस्था है हमारी किशोर अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में स्वयं के प्रति चेतना अधिक आ जाती है। इस कारण यह है कि उसमें अहम केंद्रित वापस आ जाता है, यानी कि अहम की भावना जिसको बोलते हैं स्वाभिमान उभरने लगता है। उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हें देख रहा है। इस प्रकार उनमें स्वयं के विषय में चेतना अधिक होती है। यह चेतना बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है कि दृढ़ व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, दृढ़ व्यक्तित्व की विशेषता, आप इसको रट लें बिल्कुल। दृढ़ व्यक्तित्व को कोबासा द्वारा प्रतिपादित किया गया था और यह व्यक्तित्व में 3 विशेषताओं को बताता है। पहली है कमिटमेंट, संकल्प, दूसरा है चैलेंज और तीसरा है कंट्रोल यानी नियंत्रण। तो 3 CCC के माध्यम से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कमिटमेंट, चैलेंज और कंट्रोल।
तो पहले बात करते हैं हम कमिटमेंट की। तो देखिए, संकल्प का अर्थ होता है कमिटमेंट, यानी आप जीवन में जो भी सार्थक उद्देश्य पाना चाहते हैं उसे पूरा करने का पूरा निश्चय या संकल्प करें कि वे हर हाल में उसे किसी भी प्रकार से पूरा करना है। उन लोगों के बारे में जो सोचिए जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को संकल्प करके पूरा किया हो, और यही संकल्प के बारे में जानकारी है। उसके बाद में दूसरा है चैलेंज, जिसको बोलते हैं हम चुनौती, यानी चुनौती लेने के एक सवाल है कि उनका प्रत्यक्षीकरण या इसके लिए ऐसी मनोस्थिति बनाएं कि इससे परेशान न होकर के ऐसा अवसर जानिए जिनमें अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर सके। तीसरा है कंट्रोल, का मतलब होता है नियंत्रण, और अपनी सफलता और असफलता के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, नहीं कि कोई बाह्य कारक यह उसके नियंत्रण पर निर्भर करता है। उसके बाद में दोस्तों अगला है फ्रायड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रायड के ने आंतरिकरण की संज्ञा किसे दी थी, या फ्रायड के मनोवैश्लेषिक सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। तो ये क्वेश्चंस अब की बार आने के पूरे चांस हैं, आप बिल्कुल पढ़ के जाएं कि फ्रायड ने 3 प्रकार की बातें की थी यहाँ पर। फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि बच्चे में नैतिक विकास का जो उद्गम होता है परम अहम यानी सुपर ईगो के कारण होता है। बच्चों में विभिन्न तरह के जन्मजात अंतर्नोद अर्थात मौलिक है, जैसे लैंगिक है, आक्रामक मूल प्रवृत्ति जिसे हम आईडी बोलते हैं, यानी कि आईडी कहा जाता है, और वो पाया जाता है कि समाज के मानक के रूप में उन्हें सामाजिकृत करने में माता पिता इन प्रणोदों को कुंठित कर देते हैं तथा बच्चे द्वारा माता पिता के मनाही या निषेध को स्वीकार कर लेते हैं, जिसे फ्रायड ने आंतरिकरण की संज्ञा दी है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों। माता पिता के मानकों और विचारों को स्वीकार कर लेने से बच्चे नैतिकता पूर्वक ढंग से व्यवहार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इससे वे आत्मदंड, चिंता और दोष से भी बच जाते हैं। अब बात करते हैं एरिक्सन की। एरिक्सन की सिद्धांत की पहली अवस्था, और दोस्तों ये 2019 में इसी साल आया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पहली अवस्था नहीं पूछी जाएगी, आप ऐसे पूछ सकता है आपको निबंधात्मक के एरिक्सन सिद्धांत की सभी अवस्थाओं का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप पहली अवस्था के बारे में बात करते हैं, और इसमें कई तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आस्था बनाम अनास्था, ये एरिक्सन की पहली अवस्था है, ठीक है गाइस। इस तरीके पूछ सकता है कि आस्था बनाम अनास्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये एरिक्सन की पहली अवस्था है, जिसके अनुसार जिन बच्चों को अपने माता पिता या अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों से सतत उचित स्नेह और प्यार आदि मिलता है, उन्हें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता या अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राय रोते, विलखते और चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास विकसित हो जाता है, जिससे उसे दूसरों के बारे में शक और दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न हो जाता है। शिशु में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ज़िंदगी में आत्मविश्वास के अनुपात में विश्वास की कितनी, यानी अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है, यानी दोनों में वो तुलना करेगा, विश्वास और अविश्वास में। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने से शिशु में संकट उत्पन्न होती है, और जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति, जिसे हम आशा कहते हैं, वो उत्पन्न होने लगती है, और आशा की उत्पत्ति से आगे चलकर वह शिशु वयस्क हो जाता है, तो वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों और धर्म आदि में काफ़ी आस्था दिखलाता है। तो दोस्तों, ये हमारी एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था आस्था बनाम अनास्था, यानी विश्वास बनाम अविश्वास के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बच्चा स्वायत्तता प्राप्ति के लिए क्या क्या क्रिया करने लगता है, या फिर एरिक्सन के सिद्धांत की दूसरी अवस्था है शर्म और संदेह की स्थिति क्यों उत्पन्न होने लगती है। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा चलना फिरना और चीज़ों को पकड़ना, उठाना, फेंकना आदि क्रिया करता है, साथ ही बच्चों में पसंद और नापसंद का भाव भी जागृत होता है। जैसे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार खाना पीना, कपड़े पहनना, खेलना कूदना आदि क्रिया करते हैं, जिससे उनमें स्वायत्तता के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत यदि बच्चा किसी क्रिया को करने में गलतियां करता है और उसकी गलती पर कोई हंसता है या टोता है, तो उसे शर्म महसूस अथवा संदेह का भाव उत्पन्न होने लगता है। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से
कार्य करने दें और उनके कार्यों में सकारात्मक सहयोग करें, जिससे बच्चों में आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता जागृत हो। वह स्वयं अपने कार्यों को आत्मविश्वास के साथ सभी के सामने निर्भीक होकर के कर सके। यदि माता पिता बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा रखने की कोशिश करते हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता विकसित नहीं होगी। आत्मनिर्भरता के अभाव में दूसरों के सम्मुख कार्य करने में हिचकिचाहट और शर्म महसूस करेंगे। वह अत्यंत ही दुख की बात है कि आज भी शर्मिंदा करना कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का एक कारगर तरीका माना गया है। जाने या अनजाने में अक्सर शिक्षक बच्चे की असफलताओं की अनुचित तरीके से चर्चा करते उसकी अवहेलना करें और उसे कमज़ोर या ना काबिल करार देते हैं। तो एरिक्सन जी कहते हैं कि हम एक बच्चे से आशा करते हैं कि वह अपने क्रियाकलापों को स्वयं अंजाम देना सीख ले, आत्मनिर्भर बने, तो हमें उसे लज्जित कराने वाले अवसरों से बचना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी अनुभव जो अपनी काबिलियत या व्यक्तित्व को संदेह की दृष्टि से देखते विवश करते, उनके मनोसामाजिक विचार पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। ठीक है गाइस, अब देखिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। जो एरिक्सन के सिद्धांत की खेल की अवस्थाएं हैं, इनकी पहल को खेल की अवस्था क्यों कहा जाता है, और इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहल यानी खेल की अवस्था है जिसे कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न प्रकार के खेलों में रुचि लेने लगते हैं और पहल करते हैं कि इस पहल के द्वारा बच्चों में आत्मनिर्भरता का बोध होने लगता है। बच्चे इस आयु में विभिन्न कौशलों में अभिरुचि लेते हैं और उनके माता पिता की उनके कार्यों के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों की उत्सुकता का शांतिपूर्वक हल करते हैं तथा उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को बाधा नहीं डालते, उनके बच्चों के सकारात्मक अभिरुचि और पहल करने का बोध विकसित हो जाता है। इसके विपरीत यदि माता पिता अपने बच्चों को बार बार टोकते हैं तो बच्चों में कार्य के प्रति निष्क्रियता जागृत होती है और कार्य के प्रति निष्क्रियता के फलस्वरूप बच्चों में अपराध प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए एरिक्सन के किस पहलू को परिश्रम की संज्ञा दी है, ये आपको बताना है। यानी परिश्रम में बालक में कौन कौन से गुण उत्पन्न होने लगते हैं परिश्रम के कारण। तो बच्चों की आयु जब 6 वर्ष से 12 वर्ष की होती है तब बच्चों में पहले से ही कई तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में तथा ये क्वेश्चंस यहाँ से कट चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चंस को रहने दें। यानी पहल की ये आपको एरिक्सन के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। अब 5वीं अवस्था की बात करते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, इसको भूमिका बनाम संशय के नाम से जाना जाता है और क्वेश्चन 2019 में तो नहीं आया, 18 में आ चुका है, 20 में आने की बात करता है। तो देखिए पहचान की संज्ञा, एरिक्सन के सिद्धांत पहचान की संज्ञा, ये वही क्वेश्चन से मिल गया दोस्तों। 5वीं अवस्था थी एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था, जिसकी अवधि 12 से 18 साल की होती है। ये किशोर अवस्था की होती है। इस अवस्था में किशोरों में जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वे कौन है, वे किस लिए हैं और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं। इससे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी आइडेंटिफाई करने की। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं करनी होती हैं और वयस्क स्थिति में निभानी पड़ती हैं। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न राहों पर अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिका को अन्वेषण नहीं कर पाते तो एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते वो, ठीक है, वो रास्ता निश्चित नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति की स्थिति में होते हैं। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का समाधान कर लेते हैं सही ढंग से तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वर्च्यू, ठीक है, वो उत्पन्न होने लगता है मनोसामाजिक गुण, जिसे हम कार्य कर्तव्य परायणता की संज्ञा दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप जो छात्रों में समाज में नियमों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एरिक्सन की आत्मीयता बनाम अकेलापन की जो अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है कि एरिक्सन के अनुसार प्यार क्या है। और ये भी नहीं पूछता है तो आगे क्वेश्चन पूछेगा किस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। और दोस्तों ये एरिक्सन के सिद्धांत की 6वीं अवस्था है, आत्मीयता बनाम अकेलापन की अवस्था, जिसकी अवधि प्रथम 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु में होती है। यह है आरंभिक वयस्क अवस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति में
दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। जो लोग दूसरों के साथ इस ढंग को घनिष्ठता नहीं कर पाते हैं वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सोशली आइसोलेटेड, यानी सामाजिक रूप से विहीन हो जाते हैं। उनके लिए अकेलापन जिंदगी में काला साया के समान होता है। इस तरह से इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है, और जो लाभ इस संकट का सही सही समाधान कर लेते हैं उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण जिसे हम प्यार कहते हैं वो विकसित होने लगता है। इसमें रोमांस के अतिरिक्त दूसरों के साथ कुछ बाधा करने और उसे ईमानदारी वफादारी के साथ निभाने का गुण भी सम्मिलित होता है। जो व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव के संघर्ष का समाधान ठीक से नहीं कर पाते वे सामूहिक रूप से अलग और स्नेह प्यार दूसरों से को देने और दूसरों से लेने में असमर्थ होते रहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। लास्ट में एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन या सिद्धांत की जो आलोचना है वो किन किन आधारों पर की जा सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो एरिक्सन के सिद्धांत का समुचित मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं फेयर एवोल्यूशन, करते हुए ये कहा जाता है कि उनका सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सांवेगिक कार्यों पर ध्यान देना है। उनकी व्याख्या एक विकासात्मक फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी विकासात्मक फ्रेमवर्क में करता है। कॉलेज छात्रों प्रौढ़ किशोरों को समझने में यह उनके द्वारा प्रतिपादित पहचान के संप्रत्य को शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस गुणवत्ता के बावजूद एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना की गई। कुछ लोगों का मत है कि एरिक्सन की अवस्था जरूरत से ज़्यादा कठोर और सख्त है। न्यू ग्राटेन जो 1988 में उनका मत बताया कि पहचान और घनिष्ठता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक सांवेगिक का विकास के अन्य पहलू कुछ ऐसे नहीं है जो स्पष्टतः उम्र अंतराल पैकेज पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं, जैसा कि एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में कहा, बल्कि वे कुछ ऐसी समस्या हैं जो पूरे जिंदगी के दौरान दिखलाई देती हैं और उनकी आवश्यकता होती है। कुछ लोगों का मत है कि एरिक्सन के सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से पूर्णतः सही नहीं उभरता है, और उदाहरण स्वरूप कुछ लोगों के लिए विशेषकर महिलाओं में पहचान का भाव उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, या फिर ये दोनों ही साथ साथ उत्पन्न होते हैं। जबकि एरिक्सन का ये सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्तियों में पहले पहचान का भाव उत्पन्न होता है और बाद में घनिष्ठता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको ये एरिक्सन से संबंधित सभी प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वीडियोस, और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हम आगे और क्या अपलोड करें, इस चीज़ के बारे में भी हमें जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। थैंक यू दोस्तों।